नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 है। देखिए, इस प्रकार से हमें सत्र 2024-25 के लिए न्यू एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए, इसमें विषय सूची दी गई है। विषय सूची में हम देखेंगे हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। इसके अंतर्गत सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं। इतिहास इसके अंतर्गत है अध्याय 3, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। देखिए, इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण करेंगे, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो का संपूर्ण हल हम चैनल के माध्यम से समझेंगे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 3। देखिए, इसके सभी प्रश्नों के आंसर पाठ्यपुस्तक से। प्रश्न पहला है, किस वस्तु के अंतर्गत कंपनी के द्वारा राजाओं और तालुकेदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। देखिए, 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। इसके बाद रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो इसमें से इसका राइट आंसर है स्थायी बंदोबस्त। दूसरा प्रश्न है, महालवारी व्यवस्था में महाल शब्द का अर्थ है ग्राम समूह। तीसरा है, भारत में नील उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे बंगाल और बिहार। इसके बाद है, ब्रिटिश शासन में 1 बीघा की माप थी 1/3 एकड़। इसके बाद, स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था किस गवर्नर के कार्यकाल में लागू हुई थी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इस प्रकार से हम देखिए 1 से लेकर 5 तक सही विकल्प वाले प्रश्नों को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 6वां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए, इसमें दिया है पहला, जमींदारों को कृषि भूमि पर स्थायी बंदोबस्त भू राजस्व व्यवस्था में मालिक माना गया। दूसरा है, होल्ट मैकेंजी द्वारा महालवारी भू राजस्व व्यवस्था तैयार की गई थी। तीसरा है, चंपारण आंदोलन नील बागान मलिका के विरुद्ध हुआ था। और डी नंबर का देखिए, रैयतवारी व्यवस्था थॉमस मुनरो गवर्नर के समय लागू की गई थी। और इसके बाद है, दक्षिण भारत में स्थायी बंदोबस्त के स्थान पर रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था लागू की गई। इस प्रकार से आप रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद है, देखिए अगला प्रश्न, बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाली वस्तुओं का मूल्य दुगना क्यों हो गया था। तो देखिए, कंपनी किसानों से भारी भरकम लगान चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करना चाहती थी कि वह कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसके बाद है, कंपनी द्वारा स्थायी बंदोबस्त क्यों लागू किया गया था। कंपनी द्वारा 1793 में स्थायी बंदोबस्त इसलिए लागू किया गया था ताकि उन्हें नियमित रूप से राजस्व की प्राप्ति हो सके और जमींदारों को ज़मीन में सुधारक मिलेगा। अगला प्रश्न है, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों की खेती थी चौपट हो गई, जिससे उन्हें लगान चुकाने में परेशानी आने लगी। साथ ही बहुत सारे किसान भूखमरी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसके बाद अगला प्रश्न, अंग्रेज भारतीय किसानों को विभिन्न भागों में किस प्रकार की फसलें उगाने को मजबूर करते थे और क्यों। तो देखिए, अंग्रेज भारतीय किसानों को बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल उगाने को मजबूर करते थे। इसके पीछे उनका उद्देश्य यूरोप की ज़रूरत के हिसाब से सही फसलें पैदा करना था। इसके बाद है, नील तथा ओड के पौधों में अंतर बताइए। नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में उगता है, जबकि ओड का पौधा शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था। नील में कपड़ों को रंगने पर चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड में से मिलने वाला रंग बेजान एवं फीका होता था। इसके बाद देखिए अगला, नील की खेती के मुख्य 2 तरीके कौन कौन से थे।
तो नील की खेती के मुख्य दो तरीके निज और रैयती। निज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन से नील का उत्पादन करते थे, जबकि रैयती में बागान किया जाता था। इसके बाद देखिए अगला है नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यावसायिक एजेंट किस प्रकार कार्य करने लगे थे। तो नील के व्यापार बढ़ाने के लिए अफसर और व्यापारी एजेंट निम्नलिखित कार्य करने लगे थे। नील के उत्पादन में पैसा लगाना, नील के कारोबार में ध्यान देने के लिए नौकरियां छोड़ दी और भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड बहुत सारे लोग भारत आ गए थे। इसके बाद है महालवारी और रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था में क्या अंतर था। तो देखिए रैयतवारी भू राजस्व में राज्य करने का अधिकार जमींदारों को दिया गया था, जबकि मालवारी व्यवस्था में राजस्व जमा करने की जवाबदेही गांव के मुखिया को सौंप दिया गया था। इसके साथ ही रैयतवारी का क्षेत्र बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, जबकि मालवारी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश, महाप्रांत और पंजाब था। इसके बाद देखिए किसानों को नील की खेती करने में क्या मुख्य समस्याएं आ रही थी। तो किसानों को नील की खेती करने में निम्नलिखित समस्याएं आ रही थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करें। नील की खेती के बाद वहां धान की खेती नहीं की जा सकती थी और नील की खेती की प्रणाली शोषणकारी थी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर क्यों दिया, इसका भारतीय किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अंग्रेज़ों ने भारत में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए जोर इसलिए दिया क्योंकि भारत में ब्रिटिश उद्योगों की मांगों को पूरा करना और यूरोपीय और अमेरिकी बाज़ारों में ब्रिटेन के लिए वाणिज्य लाभ उत्पन्न करना था। भारत में व्यवसायीकरण के दौरान के उत्पादन के लिए बहुत कुछ क्षेत्र में कमी आ गई थी। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर हम इस प्रश्न का आंसर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनाज के उत्पादन के लिए बंगाल के रैयतों ने नील विद्रोह पर कब और कैसे किया। तो देखिए नील विद्रोह किसानों द्वारा किया गया एक आंदोलन था। यह आंदोलन बंगाल के किसानों द्वारा सन 1859 में किया गया था। मार्च 1859 में बंगाल के हजारों किसानों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, किसानों के बीच बागान मालिकों का लगान चुकाने से इनकार कर दिया। किसानों ने तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील फैक्ट्री पर हमला कर दिया। इसके बाद है महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन की शुरुआत किस बात को लेकर हुई थी। तो देखिए बिहार के चंपारण जिले में रहने वाले निर्धन भूमिहीन वंचित कृषकों से वहां के जमींदारों एवं साहूकारों ढंग से फसल की वसूली करने के लिए विभिन्न कानून लागू किए जा रहे थे। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौर नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।